हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज लेक्चर नंबर है ओवरऑल 10। ठीक है, और अभी तक हम 9 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो आप समझते होंगे ना, एक बिजनेस के अंदर एक ऑनर कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए फ्री का पैसा तो है नहीं, उसकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी ना। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बिजनेस है, ये कंपनी कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे तो बेटर रहेगा, और इसमें हमारे इस चैप्टर में कंपनी ही के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। सो ये हमारी कंपनी है। ठीक है सर, कंपनी तो है आपकी। अब ये कंपनी को चाहिए फंड, यानी कि पैसा, यानी कि कैपिटल चाहिए ना, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है क्या? आपके पास में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत सारे प्लान्स होंगे, लेकिन क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो? कैपिटल नहीं है ना। मेन पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, मनी चाहिए। ओके, तो अब इस कंपनी ने क्या किया, कुछ शेयर्स इशू किए। इसने इशू किए इक्विटी शेयर। क्या इशू किए? इक्विटी शेयर। ओके, तो कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, और ये है इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी अकाउंट तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं तो क्लास 12th में कंपनी अकाउंट के चैप्टर पढ़े होंगे जरूर। तो कंपनी के पास में क्या आ गई? इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो ये कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल के लिए मैं छोटा एग्जांपल, 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। कंपनी ने बोला नहीं भैया, और फंड चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना है हमको, बड़ी बड़ी प्लांट लगाने, मशीनरी लगानी है, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं सारे ले लेता हूं, प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स, और कंपनी को आ गई इसके बदले में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मान लेते हैं कंपनी ने जो है प्रेफरेंस शेयर जो है इक्विटी शेयर की 10 लाख रुपए की कैपिटल आ गई, प्रेफरेंस शेयर आ गई 2 लाख रुपए की कैपिटल। हो सकता है एक शेयर 100 रुपए का हो, तो कंपनी ने 2000 शेयर प्रेफरेंस इशू कर दिए, यहाँ पर 10,000 ये इशू कर दिए, तो 10 लाख रुपए ये आ गए, और 2 लाख रुपए ये आ गए। कंपनी के बाद 12 लाख रुपए आ गए बिजनेस करने के लिए। कंपनी ने बोला नहीं भैया, ये कौन हो गए? ये हो गया आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी ने बोला और पैसा चाहिए। कंपनी ने क्या किया? इस बार इशू कर दिए डिबेंचर्स। क्या इशू कर दिए? डिबेंचर इशू कर दिए। और यहां ये रहे हमारे बंदे जिन्होंने डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर होल्डर बन गए, और कंपनी को इन्होंने डिबेंचर का पैसा दे दिया। एक डिबेंचर एक तरह लोन का तरह होता है, तो डिबेंचर के पैसे आ गए कंपनी के पास में। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है, 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ी है, 3 लाख रुपए की डिबेंचर की वैल्यू पड़ी है हमारे पास में, तो टोटल हो गए 15 लाख रुपए। कंपनी बोल रही है नहीं भैया, थोड़ा पैसा और चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया कि इस बार ऐसा करते हैं कि अब लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, डिबेंचर वैसे भी लोन ही होता है। आप कंपनी अकाउंट पढ़ रखे होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपने अभी तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट तो पढ़ा ही होगा। तो कंपनी के बाद में कुछ रिटेन अर्निंग पड़े थे, मतलब कुछ रिजर्व्स पड़े थे। कंपनी ने उन रिजर्व्स को भी यहां पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कंपनी के पास में 1 लाख रुपए के रिजर्व पड़े थे, कंपनी ने वो भी बिजनेस में डाल दिया पैसा। ओके, तो कंपनी ने टोटल यहां पर देखा जाए तो 10 लाख और 2 लाख 12 और 3 हो गए 15 और 1 16 लाख रुपए जो है कंपनी ने के पास में एक फंड, एक कैपिटल इकट्ठी हो गई, और इसको कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर डाल दिया। कोई प्लांट लगाया, कोई नया प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब यहाँ जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया वो कौन कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। वो कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेड करते होंगे ना कि हमको इतना तो डिविडेंड मिले ही मिले, तो वो होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो उनको तो पता ही आपको, प्रेफरेंस शेयर पे क्या होता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है ना। तो प्रेफरेंस शेयर तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको तो भैया जो रेट बोली है उतना डिविडेंड मिलना ही चाहिए, है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस तो हम बचपन में क्लास 11-12 में पढ़ते थे, तो उतना डिविडेंड इनको मिलेगा। तो ये भी उससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से। जो डिबेंचर होल्डर है वो भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से कि हमको कम से कम जो ये इंटरेस्ट रेट है इतना तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा।
जो कंपनी के रिजर्व हैं वो किन के होते हैं, शेयर होल्डर के होते हैं। तो वो रिजर्व के ऊपर भी, ये रिजर्व जिनके हैं वो भी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होता है, रिजर्व में इकट्ठा किया हुआ होता है। तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी इतना तो हमको रिटर्न देगी ही देगी। यानी कि जिन लोगों ने कंपनी में 16 लाख रुपए लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, वो इन्वेस्टर कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रिटर्न। उसको ही हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि 16 लाख रुपए की कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट वही है जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं ये सारे के सारे इन्वेस्टर। तो इक्विटी वाले हो गए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस वाले हो गए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और डिवेंचर वाले हो गए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, और रिजर्व वाले जिनका रिजर्व का पैसा वो हो गया कॉस्ट ऑफ रिजर्व। तो इन्हीं को मैंने यहां पर लिख रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कंपनी में ये सब कुछ हो सकता? मैं मान रहा हूं कि सब हो सकता है कंपनी ने केवल एक ही से सोर्स से जो है फंड रेज किया हो। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केडी। के का मतलब कॉस्ट से, डी का मतलब डिवेंचर से। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम शॉर्ट में बोलेंगे केपी। के मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्रेफरेंस शेयर। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम बोलेंगे केई, मतलब के मतलब कॉस्ट, ई मतलब इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी कि कॉस्ट ऑफ रिजर्व को हम बोलेंगे के आर। के मतलब कॉस्ट, आर मतलब। तो केडी कैसे निकालना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करना है, केपी कैसे निकालना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, और के ई कैसे निकालना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करना है, और के आर कैसे निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट है। तो इनकी है फॉर्मूलाज जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, देखिए। ओके, और इसमें तो मैं पहले हट ही गया था। चलो, सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं हमारा के डी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हम सबसे पहले निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के फॉर्मूला देखो ये रहा, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, और उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक। ओके, ऐसे फोन से स्क्रीनशॉट लोगे, ये ऐसे लोगे तो यहाँ ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यानी कि केडी के अंदर हमारा दो तरह के डिवेंचर होते हैं। एक होते हैं परपेंचुअल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, और एक होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। दोनों में फर्क तो पता है ना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है भैया, ये जो पैसा लिया है ना हमने, ये डिवेंचर होल्डर से कितने रुपए लिए हमने? डिवेंचर होल्डर से 3 लाख रुपए। इनको डिवेंचर दिए और उसके बदले में 3 लाख रुपए लिए। तो ये 3 लाख रुपए एक तरह का लोन है, इसके बदले में इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये 3 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे ना, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन। तो हमारे जो डिवेंचर है वो कैसे हैं? रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? मतलब रिडीमेबल मतलब 5 साल के लिए हमने वो 3 लाख रुपए लिए हैं, 5 साल बाद में 3 लाख रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे और तब तक इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, ये तो हो गया रिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब इनका परपेंचुअल या इरिडीमेबल का मतलब होता है इनका रिडम्पशन नहीं होगा। रिडम्पशन तभी होगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, मतलब कंपनी खत्म होगी तब ऐसा वापस देंगे, और जब तक कंपनी का एंडिंग नहीं हो जाता तब तक ओनली इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। ओके, तो अगर आपके जो डिवेंचर है वो परपेंचुअल या इरिडीमेबल डिवेंचर है और उसमें आपको कॉस्ट निकालनी है, यानी कि केडी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टी ब्रैकेट, 1 का मतलब 1, टी का मतलब टैक्स है यहाँ पर, डिवाइड बाय एनपी। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल अजीब लग रहा है, सब कुछ नया नया लग रहा है, पता नहीं आप ये फॉर्मूला हमको याद कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नो टेंशन बेटा, मैं हूं ना, अभी देखना बहुत इजी लगेगा आपको जब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको कुछ चीजें इजी लगेगी, एनपी क्या है ये इजी थोड़ा हार्ड लगेगा। इंटरेस्ट आपको पता ही है, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है, 1 का 1 लिखना है, टी टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, 100 का 100 मल्टीप्लाई करना, मेन आ गया मुद्दा एनपी पे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्वेश्चन में दे रखा होगा वो बताऊंगा, और नेट प्रॉफिट होता क्या वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ आ जाइए, यहाँ है आपका रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है? केडी, ये पूरा ले लो, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी ले लिया, बट यहाँ पर डिवाइड बाय एनपी नहीं करना है, यहाँ क्या करना है? प्लस में करना है, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलोगे सर मेरा मन कर रहा है ये क्लास स्किप कर दो, नहीं बेटा 2 मिनट रुकिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, और एनपी तो यही है, देखो नेट प्रॉफिट। तो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, ये जो आंसर आएगा ये इस इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, इसका जो आंसर आएगा वो इसमें डिवाइड हो जाएगा,
फिर जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपका पूरा फोकस मुझे पता है यहां पर आके अटक गया होगा, सर इंटरेस्ट 1 माइनस टी तो ठीक है, ये ऊपर आरवी आ रहा है नीचे भी आरवी आ रहा है, ऊपर एनपी आ रहा है नीचे भी एनपी आ रहा है, यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां एन है यहां 2 है, तो ये आरवी और एनपी क्या है सर ये बताओ, आइए बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारा नेट प्रोसीड पर, एनपी पर। एनपी क्या है? एनपी का मतलब नेट प्रोसीड। ये कैसे आता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। कि एक डिवेंचर जो है आप 100 रुपए में इशू कर रहे हैं और उसको इशू करने में जो ब्रोकर रहते हैं ना, ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अंडरराइटिंग कमीशन नाम का अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब भी डिवेंचर या शेयर इशू करती है तो अंडरराइटर के थ्रू करती है। अंडरराइटर एक ब्रोकर्स होते हैं और उनको कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो खर्चा होता है इसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो जो आपकी इशू प्राइस है, मान लेते हैं आप शेयर 100 रुपए में इशू कर रहे हो और फ्लोटेशन कॉस्ट है 2 रुपए, तो 100 माइनस 2 तो कितना हो गया? 98। ये 98 हो गया आपका नेट प्रोसीड। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट 0 है तो जो इशू प्राइस है वही क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड। इशू प्राइस मतलब डिवेंचर या शेयर को इशू करने की प्राइस, ओके ठीक है। सर इशू प्राइस का मतलब आपने बोला यार इशू करने की प्राइस यानी कि उस डिवेंचर को बेचने की प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो गई यानी कि इशू प्राइस। या सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है तो मार्केट प्राइस दे रखी होगी, वो इशू प्राइस ले लेंगे। ना सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है ना मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में उस शेयर की उस डिवेंचर की फेस वैल्यू दे रखी होगी, वो जो फेस वैल्यू है वो इशू प्राइस ले लेंगे। सर क्वेश्चन में ना सेलिंग प्राइस है ना मार्केट प्राइस है ना फेस वैल्यू है, तो क्या करें? एज्यूम कर लो 100 किसको? इशू प्राइस को। और इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट क्या कर दो? लेस। वो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना लगने वाला है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, इशू प्राइस का 2% 3%। ओके जी ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका नेट प्रोसीड। सेकेंड आपने बोला सर आरवी। आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, यानी कि जो एक शेयर है 100 रुपए में इशू कर रहे हैं या डिवेंचर 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद में जब उसका रिडेम्पशन करेंगे तो रिडेम्पशन किस वैल्यू पे करेंगे? तो वो रिडीमेबल वैल्यू होती है, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू क्वेश्चन में अधिकतर गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है, आरवी नहीं दे रखी है, तो फेस वैल्यू मान लो, फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी है तो 100 मान लो। अब आप बताइए, अब समझ में आ गया? इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एनपी मतलब नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरेस्ट 1 माइनस टी आरवी रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि रिडीमेबल डिवेंचर है ना, तो कितने साल में रिडम्पशन करना है, कितने साल में पैसा वापस लौटाएगी कंपनी डिवेंचर होल्डर को, ओके। तो हो गया एन, 5 साल तो 5 आ जाएगा, डिवाइड करके इसमें प्लस हो जाएगा। आरवी प्लस एनपी यानी कि रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रॉफिट दोनों का एवरेज किया जा रहा है यहाँ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केडी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल डिवेंचर का, और यहां आ जाएगा इरिडीमेबल डिवेंचर। नेक्स्ट आता है सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, अब शेयर है ना, शेयर पे हम इंटरेस्ट तो देते नहीं, हम क्या देते हैं, क्या देते हैं? डिविडेंड। तो यहां डिविडेंड आ जाएगा ऊपर, ओके ठीक है। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते टाइम भी हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैसे है, रिडीमेबल या रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिनका रिडम्पशन 5, 6, 10 साल में होना है, इरिडीमेबल वाइंडिंग अप पे रिडम्पशन होना है। तो इरिडीमेबल है तो यहां पर कोई आरवी एनपी का इतना मामला है नहीं, हमको प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, डिवाइड कर देना है नेट प्रोसीड से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इंटरेस्ट का यहाँ इफेक्ट आता नहीं है क्योंकि ये डिविडेंड है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, तो केपी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कुछ टाइम बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा लौटाना है, उनकी कैपिटल लौटानी है, तो उसमें आपको अगर केपी निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड यानी ये, फिर वो सेम का सेम जो हम डिवेंचर में करते थे, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट आता है सीएपीएम अप्रोच। ये सबसे इजी अप्रोच है, इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सी मतलब कैपिटल, ए मतलब एसेट, पी मतलब प्राइसिंग, एम मतलब मॉडल। इसमें केईज कैसे निकालते हैं? आरएफ। आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको लेनी है। फिर ब्रैकेट आरएम यानी कि मार्केट की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लेनी है, फिर उसमें वापस आरएफ को लेस कर देना है, तो आरएम माइनस आरएफ करोगे, क्वेश्चन में बीटा गिवन होगा, बीटा मतलब रिस्क से होता है, रिस्क गिवन होगी, आरएम माइनस आरएफ। फॉर एग्जांपल के लिए आरएम है हमारा 12%, आरएफ है 10%, तो कितना आ गया? 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, बीटा आपको दे रखा होगा फॉर एग्जांपल के लिए 1.10, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.10 से, और फिर ये 10 है ना आरएफ, इसमें इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा के।
ये तो है CAPM अप्रोच, उससे क्या ही निकालना। कई बार क्वेश्चन में आपको CAPM का डेटा नहीं दे रखा, RFRM नहीं दे रखा है, तो आप यूज करोगे DP रेशियो अप्रोच। D का मतलब यहां पर डिविडेंड से है, P का मतलब यहां पर नेट प्रोसीड से है, ठीक है। तो वो उसका कैसे आएगा, डिविडेंड पर शेयर, लेकिन कौन सा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर लेना है और उसमें P यानी कि नेट प्रोसीड पर शेयर का डिवाइड करना है। तो D मतलब डिविडेंड, P मतलब नेट प्रोसीड, तो डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, तो डिविडेंड पर शेयर, नेट प्रोसीड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो K ही आ जाएगा। ये आता है EP है रेशियो अप्रोच। EP मतलब यहां पर E का मतलब अर्निंग से, P का मतलब वही नेट प्रोसीड से है, तो E मतलब अर्निंग पर शेयर जिसको हम EPS भी बोलते हैं, और P मतलब नेट प्रोसीड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस EP रेशियो अप्रोच से भी K ही आ जाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, इस EP रेशियो अप्रोच के अलावा एक और अप्रोच है जिसका नाम है EP प्लस ग्रोथ अप्रोच, G अप्रोच। इसमें क्या करेंगे, EP वाला पूरा फॉर्मूला ले लीजिए, EPS अपॉन NPS, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रोसीड पर शेयर, 100, तो ये EP पूरा ले लिया, उसमें प्लस करना है ग्रोथ रेट को। ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। फिर ये जो DP अप्रोच करी थी हमने, इसमें भी एक अप्रोच और आ जाती है DP प्लस G। अब इसमें क्या करेंगे, DP मतलब वही डिविडेंड पर शेयर, P मतलब नेट प्रोसीड पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसको हम KR बोलते हैं। KR और KE सेम ही होता है, बस एक फर्क होता है, KE निकालते हैं ना, हाँ, उस समय हम जो इशू प्राइस निकालते हैं, इशू प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सॉरी नेट प्रोसीड निकालते हैं। तो नेट प्रोसीड हम कैसे निकालते हैं, उस पे आइए सर। नेट प्रोसीड निकालते हैं हम कैसे, KE के टाइम, उसमें हम नेट प्रोसीड निकालते हैं इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये रहा KE, देखो ये है ना KE, इसमें हमने जो नेट प्रोसीड पर शेयर लिया है, तो नेट प्रोसीड हमने कैसे निकाला होगा, नेट प्रोसीड निकाला होगा इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन। अब ये बोल रहा है जब आप KR निकालोगे तो सारे फॉर्मूला KE की तरह ही है, बट जब आप नेट प्रोसीड कैलकुलेट करोगे तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस नहीं करना है। यानी कि जब आप KE निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, तो जब आप नेट प्रोसीड निकालोगे उसमें, तो आप क्या निकालोगे, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन जब आप KR निकालोगे तो सेम KE वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट आपको नेट प्रोसीड निकालते टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस नहीं करना है, जो आपको KE में करते थे KR में नहीं करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस नेट प्रोसीड निकाल। तो ये हो गए फॉर्मूलाज। आप इन फॉर्मूलाज को अगर याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको जरूर कराऊंगा, ओके, ठीक है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि एक साथ आ जाए। तो ये रहा आपका यहां पर ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फटाफट से ले लीजिए। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये बचा कुचा आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गया। इससे भी इंपॉर्टेंट ये है, तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ओके। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, ओके। तो फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।